लेकिन महात्मा गांधी जी का स्वप्न भी, जैसे मैंने कहा, कि राम राज्य का था। और उनके जीवन के अंतिम शब्द, वो मैं नहीं कह रहा, वो तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों के द्वारा जो हमें इतिहास बताया गया है, वो ये कहता है कि वो इतिहास कहता है कि उनके आखिरी शब्द हे राम थे। तो इसमें भी वही कल्पना सार्थक होती दिखाई हम लोगों को दे रही है। दूसरा है महात्मा गांधी जी का काम, वो काम चाहते थे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसमें जो पूर्व में 100 दिन का रोजगार मजदूर को मिलता था, उसको बढ़ा करके 125 दिन किया है। इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायतें होती हैं, उसकी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा जो भी प्रस्ताव पारित करेगी, जिस भी काम का, उस काम की भी मैं चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा, वो काम पंचायत को करवाना होगा। और उसमें प्रमुख रूप से कुछ जो बिंदु इसमें तय किए गए हैं भी, किस किस प्रकार का काम इसके अंदर हो सकता है। उसमें पहला है 2047, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विकसित भारत की श्रेणी, यानी कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत आए, विकसित राष्ट्र के रूप में उभर करके आए। उसमें ग्रामीण क्षेत्र का सहयोग, उसमें हरियाणा का सहयोग, उसमें मेरे गांव डांगरा का सहयोग, उसमें हरियाणा की लगभग 7000 पंचायतों का सहयोग उसमें किस प्रकार से हो, आधारभूत ढांचा मजबूत करने के नाते। बिल्कुल, विजन आपने पूरा ये बताया है। नहीं, और भी है, अगर समय अगर आपके पास। हम जल्दी से सबको पूरा करेंगे, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी। और इसमें पहला आधारभूत ढांचा, जिसमें गली आएंगी, जिसमें खेत के रास्ते तक आएंगे, किसी स्कूल की 4 दीवारी आएगी, किसी खेल के मैदान का भी कोई आएगा, कोई महिलाओं के लिए कोई चौपाल बनानी है, वो भी काम इस लेगी। ठीक है। अच्छा, हरियाणा सरकार का जो है बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के क्या काम हो रहा है? देखिए, वो तो एक बार व्यवस्था बनी है। मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये व्यवस्था ऐसी हमारी सरकार ने बना दी है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये व्यवस्था बनी थी, कायम हुई थी, और आज नायब जी के कुशल नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ऐसी व्यवस्था लागू कर दी, मेरिट के आधार पर जिसका अधिकार है उसको मिले। इसको कोई बदलने की भविष्य में हिम्मत नहीं कर सकता। अब युवा जाग चुका है हरियाणा का। आज युवा को उसका अधिकार मिला है, तो अधिकार युवा अब छीनने थोड़ी देगा। ऐसे लोगों के हाथ में कभी हरियाणा की सत्ता नहीं आएगी जो युवाओं का रोजगार छीनते थे। अब ये बात तो उन लोगों को भी समझ लेनी चाहिए जो आजकल मंचों से युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, हरियाणा की जनता ने देखा। पिछले दिनों एक मंच के ऊपर एक राजनीतिक नेता किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, उसी पर मैं आ रही हूँ कि यहाँ पर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि युवाओं को सड़कों पर उतारो, जो शासक है उनको गद्दी से उतारो, पीटो। दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि जो जेन जी है, जेन अल्फा है, ये इस देश का भविष्य है, विकसित भारत के रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल अलग अलग सोच है। देखिए, कुछ लोग सृजन के रास्ते को अपनाते हैं, जिनके लिए राजनीति सेवा करने का माध्यम है, और जो राजनीति को अपने परिवार के उत्थान के लिए उपयोग करते हैं, वो विध्वंस का रास्ता अपनाते हैं। अब ये तो हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नायब जी आज सृजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और युवा हमारा विध्वंस की सोच के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करेगा। कभी कभी गुमराह होता दिखता है, लेकिन वो हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें जो सेवा का काम है, उसमें जो सृजन का काम है, उसके आधार पे हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। हमारा युवा कर्मशील है। हमारा युवा खाली बैठ करके खाने का प्रयास नहीं करता। उसमें हिम्मत है, उसमें ताकत है, उसमें योग्यता है, उसका एक अपना विजन है, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, ताकत है, और उसी के आधार पे आज युवा आगे बढ़ रहा है। सरकार उनको मौका दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ, ये है कि बातचीत से पहले भी मैंने आपका प्रोफाइल अच्छे से देखा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी,
MA पॉलिटिकल साइंस और आखिर में मेरी नजर गई करंटली परसुइंग PhD जी। एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मतलब अचानक से आपको ये PhD करने की क्या सूझी और क्या आपको समय मिल पाता है? नहीं, अचानक से तो नहीं है, ये लगातार सिलसिला चलता रहा है। अच्छा। और सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। अंतिम सांस का तो किसी व्यक्ति का पता नहीं है, कब वो लेगा कब नहीं लेगा, वो तो ईश्वर तय करता है, उसकी योजना से सब होता है। लेकिन ये किसने कह दिया कि इस उम्र में कोई व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता? अध्ययन, स्वाध्याय, ये चीजें आदमी की जिंदगी में आखिरी समय तक, मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, ये चलता रहना चाहिए। और जानकारियां, ज्ञान तो कितना भी आप अर्जित कर लो उतना ही कम है। अब तो बल्कि बड़ी अच्छी मेरे लिए ये लगा, मैंने जब इसकी पुस्तकों को पढ़ा, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि राजनीति के बारे में तो पहले फील्ड में भी जानकारी थी, किताबों के माध्यम से भी, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की जानकारी मिली है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सारा दिन हमारा वास्ता पड़ता है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए अगर मैंने PhD करनी है तो इससे अच्छा कोई विषय हो नहीं सकता। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे PhD करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे मौका मिला है। ये मेरे लिए भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक ये मानी जाती है कि वहां से मैं PhD कर रहा हूं, और भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। और समय तो जब व्यक्ति की इच्छा होती है कुछ अच्छा करने की, समय निकल जाता है, समय की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं दिल्ली से चल करके यहाँ आया हूँ, मुझे 4 घंटे 10 मिनट लगे हैं। उस 4 घंटे 10 मिनट के अंदर मैंने पब्लिक से तो मिलना नहीं है, या तो लोगों के फोन सुनने हैं, फोन करने हैं, युवा है, और या फिर मैं गाड़ी में बैठ करके अध्ययन कर सकता हूं। भी आप कर रहे हैं, और ये मेरा युवाओं को लेकर के भी सवाल है कि हरियाणा के विकास में आप युवाओं की भूमिका की अगर हम बात करें, या किसानों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के भी आप 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, तो बेहद दिल के करीब हैं आपके। देखिए, युवाओं की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के दिन देखिए, तकनीक का जमाना है, और तकनीक आज के दिन युवा अच्छी प्रकार से उसको समझता है। और हमारा हरियाणा का युवा तो, हरियाणा में चाहे स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राइवेट संस्थानों की बात करें, स्कूल से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बड़ा एक खुला क्षेत्र है। युवाओं को किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए, किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए हरियाणा से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो शिक्षित हो सकता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर निपुण हो सकता है। उसका लाभ वो नौकरी प्राप्त करके सरकारी, उसके माध्यम से सेवा के कर सकता है, या फिर सरकार के माध्यम से। आज MSME के माध्यम से हम अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। आज छोटे छोटे ग्रुप बना करके कोऑपरेटिव के माध्यम से, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं, उसी प्रकार से बहुत कोऑपरेटिव के माध्यम से मौके मिलते हैं। CMPEX बना करके मौके मिलते हैं, और इसमें व्यक्तिगत काम भी खड़ा किया जा सकता है, अपना उद्योग भी, अपना रोजगार भी खड़ा किया जा सकता है, जिसके कारण से खुद के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। और अन्य युवाओं को भी, युवा हमारा इतना सक्षम है कि वो रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा कर सकता है। और खेती के माध्यम से तो देखिए, आज के दिन मैं तो कहता हूं दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा के देश के किसान का, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हरियाणा के किसान की जो छोटी होती जा रही है, उसको देखते हुए एक नई व्यवस्था खड़ी कर रहे थे कि किसान छोटे छोटे ग्रुप बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए, CMPEX बनाए, FPO बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और उसके माध्यम से सरकार उनको संरक्षण दे। कानून उनको संरक्षण देने के लिए थे, ताकि सरकार कानून जो लेकर के आई थी मोदी जी, वो किसान जो अपना कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से या FPO के माध्यम से जो काम करेंगे, क्योंकि हजारों एकड़ पे खेती करने की उसके अंदर एक योजना थी, तो उनको संरक्षण भी चाहिए। बिल्कुल, ये कानूनी संरक्षण आप कह रहे हैं। तो एक राज्यसभा सांसद के तौर पर ऐसे हरियाणा के कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपने संसद में उठाए हैं? आप जल्दी से 3 मुद्दे बता दीजिए। देखिए, मैं एक बात तो इसको थोड़ा सा आधे मिनट में पूरी मैं करूंगा। मोदी जी चाहते थे कि किसानों को संरक्षण मिले, जो जोत उनकी छोटी हो गई है, उस जोत को
प्रभावित ना हो वो छोटी जोत किसान की आमदनी के लिए कई किसान इकट्ठे होकर के और एफपीओ बना करके काम करें और केवल यहाँ पे अपना उत्पादन वो सप्लाई ना करें बल्कि विदेशों तक में उनका उत्पाद ऑनलाइन ऑर्डर लेकर के और वो किसान करें। आज भी मैं ऐसे एफपीओ पे जाकर के यानी कि इन दिनों के अंदर मैं गया हूँ, कई हमारे जो संपर्क के किसान भाई हैं, नौजवान किसान भाई, इसलिए उनको मैं संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि एफपीओ बना करके आज हमारा किसान दिल्ली समेत देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हमारे कृषि उत्पाद का ऑर्डर लेता और उसकी सप्लाई करता है और अपने लिए भी रोजगार खड़ा कर रहा है और अन्य किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए भी रोजगार खड़ा कर रहा है। और जहां तक आपने बात की कि संसद में विषय उठाने की, तो विषय संसद के अंदर पहला तो मेरा जो, क्योंकि हम तो किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान की आमदनी किस प्रकार से भविष्य के अंदर बढ़े, ये अभी मैंने मुख्यमंत्री जी ने भी जब 2-3 दिन पहले एक बैठक बुलाई थी जिसमें सब सांसद, सरकार के मंत्री, विधायक शामिल थे। मैंने उस दिन भी इस विषय को रखा था कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सब प्रकार के विषय इस बजट के अंदर आए और संसद के अंदर भी ये विषय उठाने का मुझे मौका मिलता है। कैसे किसान के लिए, जैसे हम किसान परिवार ये विरासत के रूप में अपनी जमीन कृषि वाली अपने भविष्य की पीढ़ी को देकर के जाने का एक सपना रखान करके चलता हूं कि हम जब जमीन देने का प्रयास करते हैं तो पानी भी हम अगली पीढ़ी तक देकर के जाएं। इस विषय को भी मैंने, जल संरक्षण के विषय को भी मैंने कई बार सदन के अंदर उठाया है। और हरियाणा में आधारभूत ढांचा जो है, चाहे वो रोड का है, रेल का है, इस प्रकार के लिए इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो और ज्यादा मजबूत हो, इस बात के लिए भी और अन्य के विषय और भी जुड़ सकता है। शिक्षा के लिए भी हमारा प्रयास रहता है, सदन के माध्यम से हम लोग आवाज अपनी उठाएं। तो ऐसे मुद्दे सब रहते हैं जो हरियाणा के लिए